तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो आज अपने राजस्थान की ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान में वन संपदा। हालांकि ये टॉपिक समझाने वाला कम है, इसमें हमें आंकड़े याद करने होंगे। फिर भी मैंने ये टॉपिक बहुत ही शॉर्ट और शानदार तरीके से तैयार किया है ताकि यह टॉपिक तुम्हें आराम से याद हो जाए और इसको बढ़िया तरीके से तुम बार बार में रिवीजन कर सको। इस टॉपिक के अगर मैं सारे आंकड़े लिखाने लगा ना, तो राजस्थान की ज्योग्राफी का यह टॉपिक तुमसे तैयार नहीं होगा। मतलब इसी वन संपदा में तुम उलझे रहोगे क्योंकि इसमें इतने सारे आंकड़े हैं। वनों को लेकर परसेंटेज याद करें भाई साहब, कितने परसेंटेज याद करें। पहले वाला भूल जाते हैं, आगे याद होता है तो 2 पेज फिर भूल जाते हैं, इसलिए हमें ज्यादा इनके आंकड़े याद नहीं करने हैं। कोशिश करना कि मैं तुम्हें जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो, उसको बढ़िया तरीके से याद कर लो। ठीक है, तो बड़ा प्यारा सा टॉपिक, हालांकि अपन हर चीज को चित्रों के माध्यम से बढ़िया समझेंगे तो ये टॉपिक अपने साथ साथ में कवर भी हो जाएगा। और अभी जो वन रिपोर्ट अपनी नई आ चुकी है, नहीं तो क्या है, हालांकि थोड़ी सी लेट ही आती है, 2023 की रिपोर्ट है लेकिन फिर भी अभी आई है। और अभी जैसे जितने भी एग्जाम हो रहे हैं फिर भी उसके अंदर एग्जाम की टेंशन हो रहा है, बहुत ज्यादा होती है भाई क्रिस। टेंशन सबकी होती है ना, एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे दिलों की धड़कन बढ़ती जाती है। अगर तुम्हारे एग्जाम की टेंशन हो रही है ना, तो ये सोचो कि तुम तैयारी कर रहे हो। टेंशन उसी की होती है जो तैयारी करता है, बाकी किसी की कोई टेंशन नहीं होती, वो ऐसी मुंह उठा के पेपर देने चला जाएगा। तो अच्छी बात है। जो लोग कहते हैं कि हमें टेंशन नहीं है तो वो तैयारी नहीं कर रहे और झूठ बोलते हैं। ठीक है, कोई कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, ऐसा हो ही नहीं सकता। काठ के योद्धा को डर नहीं लगता, बाकी डर सभी को लगता है। ओके। हाँ, तो ये अपना प्यारा सा टॉपिक है अभी राजस्थान के अंदर वन संपदा, हमें बढ़िया तरीके से पढ़ना है, एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और अभी मैं जैसे वन रिपोर्ट की बात कर रहा था, अभी जैसे आपने आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का पेपर आना, उसके अंदर भी 2021 की वन रिपोर्ट पूछी थी, नई रिपोर्ट पूछी नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात है। मतलब नई वन रिपोर्ट नहीं पूछ रहे, 2021 की वन रिपोर्ट पूछ रहे हैं। और किताब तुम्हारे पास में है तो जो जो डाटा तुम्हें अपडेट करना हो साथ साथ में अपडेट कर लेना। ठीक है, बाद में मत कहना कि सर अपडेट नहीं कराया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्योंकि ये नई वन रिपोर्ट आई है तो सारी चीजें उस किताब के अंदर अपडेट नहीं है। ओके, तो तुम साथ साथ में इसको अपडेट कर लेना, क्लास देखते जाना। चलो भी टॉपिक शुरू करते हैं। राजस्थान में वन संपदा, वनों की बात करेंगे। थोड़ी सी हम प्रारंभिक बात करते हैं। जैसे आपके सामने एक बात लिखी हुई है कि राजस्थान में शिकार के ऊपर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था टोंक रियासत ने 1901 में। पहले राजतंत्र हुआ करता था, मतलब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। राजा महाराजा शिकार करने के लिए जाते थे। जिस दिन राजा शिकार नहीं करता ना, उस दिन राजा का मन उदास रहता कि यार आज तो शिकार नहीं किया क्या। यानी कि शिकार का शौक था भी, एक प्रकार से शिकार खेलने के रूप में काम लेते थे। लेकिन टोंक ऐसी पहली रियासत थी जिसने राजस्थान में शिकार करने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। टोंक रियासत ने 1901 के अंदर आदेश निकाला कि टोंक के अंदर कोई भी जानवरों का शिकार नहीं करेगा। तो ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है। हाँ, अरे भाई तुम्हें जो अध्यापक बीपीएससी में तेरे को जो पढ़ना है वो पढ़ ले भाई। तू और बड़ी बड़ी मोटी मोटी याद कर ले, ठीक है, ग्रंथ याद कर ले। याद हो जाए तो मुझे भी सुना देना आके, मैं यहीं बैठा हूँ, मैं सुन लूंगा तेरे से किताब। अब कॉपी पेस्ट मत कर बार बार में, तू उनको जाके पढ़ ले। तुम याद तो करो, ब्रह्मास्त्र है। ओके। याद तुमसे 60 पेज नहीं होते, बातें करते हो तुम बड़ी बड़ी। पहले यही पढ़ लो भाई, इसको याद कर लो, फिर आगे और बात करेंगे। अब मैं देखो कमेंट मत देखूंगा, ज्यादा कॉपी पेस्ट मत करना तुम बार बार में। अब क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि टोंक ऐसी रियासत थी जिसने सबसे पहले शिकार के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। कब लगाया था? 1901 में लगाया था। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रारंभिक बात है अभी। वनों को बचाने के लिए सबसे पहले जो नियम बनाए थे वो जोधपुर रियासत ने बनाए थे। अर्थात वनों के संरक्षण के लिए पहली बार योजना जिसने तैयार की थी, पहली बार जो नियम बनाए गए थे वो जोधपुर रियासत के द्वारा बनाए गए थे। मतलब नियम बनाए गए थे, लेकिन उन नियमों का पालन करना या ना करना जनता के ऊपर निर्भर था। अब मैं तुम्हारे लिए नियम बना दूं कि देखो, मेरी क्लास देखते समय व्हाट्सएप के ऊपर अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मैसेज भी आ जाए ना, तो भी रिप्लाई मत करना का। ये नियम हो गया मेरी क्लास में। लेकिन इस नियम का पालन कोई करेगा और कोई नहीं करेगा। जैसे ही मैसेज आएगा तुम सबसे पहले मेरी क्लास छोड़कर व्हाट्सएप की तरफ भागोगे।
सर का क्या है, सर की क्लास तो बाद में भी डबल स्पीड से देख लेंगे क्या, लेकिन अभी रिप्लाई करना जरूरी है, अगर उसको रिप्लाई नहीं करूंगा तो वो भाग जाएगी क्या। मेरी तो टेंशन मत लेना, मुझे तो डबल स्पीड से देख लेना। इस प्रकार से जैसे मान लो कि मैंने नियम बना दिया, लेकिन इस नियम का पालन करना या ना करना वो तुम्हारे हाथ में है। तो उसी प्रकार से राजस्थान में वनों के संरक्षण के लिए, वनों को बचाने के लिए सबसे पहले जिसने योजना बनाई थी, सबसे पहले जिसने नियम बनाए थे ना, वो थी अपने जोधपुर रियासत। ओके, रख लोगे ध्यान में। हाँ, चलो आगे। ठीक है सर। तो वनों को बचाने के लिए जोधपुर रियासत के द्वारा नियम बनाए गए थे, लेकिन वनों के लिए कानून सबसे पहले अलवर रियासत ने बनाया था। देखो, कानून अलग चीज होती है, नियम अलग चीज होता है। जैसे मैंने नियम बना दिया, तुम मानो ना मानो वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे ऊपर निर्भर है, लेकिन अगर मैं कानून बना दूं तो तुम्हें उसका पालन करना पड़ेगा। अगर कानून को तोड़ोगे, कानून का उल्लंघन करोगे, तो आपको सजा भी हो सकती है। आज तुम भी सब यानी कि कानून के डर से चुपचाप बैठे हो, अगर कानून का डर ना हो, पुलिस ना हो, तो तुम्हें कोई भी मार के चला जाएगा, तुम किसी को मार दोगे, तुम्हारे खुद के अंदर हैवानियत पैदा हो जाएगी। तो सारी की सारी चीजें, इसलिए सबसे पहले अगर राजस्थान में वनों के लिए कानून बनाया था, वो रियासत थी अलवर। कब की थी? 1935 के अंदर। ये नॉर्मल से अपने को प्रारंभिक बातें, यहां से एग्जाम में कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजस्थान में शिकार के ऊपर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था टोंक रियासत ने 1901 में। सबसे पहले वनों के संरक्षण के लिए जो सबसे पहले योजना तैयार की थी, सबसे पहले नियम बनाए गए थे, वो बनाए थे जोधपुर रियासत ने, केवल नियम बनाए थे। लेकिन जो सबसे पहले कानून बनाया था, अधिनियम का मतलब ही होता है कानून। जैसे वन अधिनियम है, तो अधिनियम का मतलब ही क्या होता है? कानून होता है। तो वन अधिनियम बनाने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी अलवर। कब बनाए थे? 1935 के अंदर। ठीक है, नॉर्मल सी बातें याद रख लोगे। हाँ, चलो आगे। आर्ट एंड कल्चर की करेंगे भाई, जल्दी है ना, थोड़ा सा एक दो दिन और है, बाकी फिर कर देंगे। चलो भाई, आ जाओ आगे। अब चलते हैं आगे। राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1950 के अंदर की गई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर के अंदर है। हाँ, तो राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। वन विभाग के तहत भर्ती भी आती, वनपाल है, वन रक्षक है, तो वो सारी की सारी भर्तियां किसके थ्रू आती हैं? अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि वन विभाग के थ्रू आती हैं। इसकी स्थापना 1950 के अंदर की गई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर के अंदर है। 1947 में भारत आजाद हो जाता है, तो भारत सरकार का कानून चलेगा, इसलिए भारत सरकार ने आजादी के बाद में वनों के लिए कानून बनाया। सभी देखो, जब अपन आजाद नहीं थे ना, तो सभी रियासतों के अलग अलग कानून थे। टोंक का अलग था, जोधपुर का अलग था, अलवर का अलग था, बीकानेर का अलग था, सभी के अलग अलग कानून हुआ करते थे। लेकिन भारत ने आजादी के बाद में वनों के लिए 1951 के अंदर कानून बनाया। मतलब जितने भी भारत में राज्य हैं, वो कानून सभी के ऊपर लागू होगा। और इस कानून का नाम था राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951। राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951 के तहत राजस्थान में राजस्थान वन अधिनियम 1953 है, वो लागू किया गया था। भारत सरकार ने 1951 के अंदर कानून बनाया, और इसी कानून के तहत राजस्थान में 1953 में कानून बनाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब यानी का पूरे भारत का कानून होगा वनों को लेकर। ये नहीं का हम कोई भी पेड़ काट देंगे, कोई ये काम कर देंगे, कम जैसे पेड़ों का संरक्षण नहीं करेंगे। तो भारत सरकार ने कानून बनाया कि आप इस प्रकार से पेड़ों को नहीं काट सकते। अगर आप यानी कि पेड़ों को काट रहे हो, अभयारण्य के वनस्पति उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, तो आपको सजा हो जाएगी। तो 1951 के अंदर इस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा कानून बनाया गया, और इसी कानून के तहत राजस्थान में 1953 में कानून बनाया जाता है। सबसे पहले जो राष्ट्रीय वन नीति है, वो 1952 में जारी की जाती है। देखो, वन नीति का अर्थ है कि सरकार के द्वारा पॉलिसी जारी की जाएगी। नीति का मतलब भी क्या होता है? पॉलिसी होती है। अभी इसमें कुछ आपको योजनाएं बताई जाती हैं, जिसमें सरकार अपनी तरफ से सुझाव देती है। जब आप नौकरी लग जाओगे ना, तो एलआईसी की खूब सारी पॉलिसी आपके सामने आएंगी। एलआईसी वाले एजेंट आपके सामने घूमते रहेंगे कि सर एलआईसी करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, आपको ये फायदा हो जाएगा। जैसे मान लो आपको कुछ हो जाए, तो आपके परिवार को कितने रुपए मिलेंगे। तो वो सारी की सारी पॉलिसी होती है, वो सारी की सारी क्या होती है? नीति होती है। उसमें आपको सुझाव दिए जाते हैं। तो 1952 में भारत सरकार के द्वारा इसी प्रकार से पॉलिसी लाई जाती है, एक नीति लाई जाती है, जिसमें यह कहा गया कि भारत में जितने भी राज्य हैं ना, उनके 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। हालांकि पॉलिसी है, मानो या ना मानो वो अलग बात है। ओके, वैसे मान लो कि भारत सरकार ने कह दिया कि 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, एक प्रकार से सरकार का सुझाव है।
LIC वाले एजेंट आते हैं, तुम मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, लेकिन उनकी पॉलिसी तो है एक। उसी प्रकार से भारत सरकार की पॉलिसी थी 1952 के अंदर, और ये कहा गया कि 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, और जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है उनके यानी कि 60% भाग पर वन होने चाहिए। जैसे असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये ऐसे क्षेत्र हैं उनके भूभाग पर 60% भाग पर वन होने चाहिए। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहली जो वन नीति थी ना, पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जारी की गई थी, और इसमें एक बात कही गई थी कि जो राज्य हैं उनके 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। हालांकि राजस्थान में नहीं है, 9.64% भाग पर ही वन है, तो वन क्या हमारे कम है। पॉलिसी तो ये कहती है कि हमारे 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। और जो दूसरी वन नीति 1988 के अंदर जारी की गई थी, ये देख लो, फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, पहली 1952 में जारी की गई थी, दूसरी 1988 में जारी की गई थी। और ये जो पहली वन नीति थी, इसी में कहा गया था कि 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। समझ जाओगे, नॉर्मल सी बातें बताई मैंने, कोई इतनी ज्यादा खास बातें नहीं बताई है। ओके, तो ये तो सर आपकी पॉलिसी हो गई, वनों को लेकर कानून हो गया। इसके बाद में वनों को लेकर अधिनियम 1980 में और बनाया गया, वन संरक्षण अधिनियम 1980। बड़ा प्यारा अधिनियम बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, बड़ा शानदार कानून बनाया गया था, जिसका 1980 में यह आया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, मतलब 1980 में इसका नाम है वन संरक्षण अधिनियम 1980। हाँ, ब्यावर के अंदर मिल जाएगी भाई, अवेलेबल मिल जाएगी आराम से। ओके, चलो, तो इस अधिनियम के तहत सरकार ने राज्यों की स्वायत्तता समाप्त कर दी है। 1980 में भारत सरकार के द्वारा कानून लाया जाता है जिसका नाम था वन संरक्षण अधिनियम 1980। नाम से पता चल रहा है, वन मतलब वनों का संरक्षण करना है, वनों को बचाना है, इसके लिए अधिनियम लाया जाएगा। अधिनियम का मतलब होता है कानून। कब लाया गया सर? 1980 में लाया गया, भारत सरकार के द्वारा लाया गया। इस अधिनियम में भारत सरकार के द्वारा राज्यों की स्वायत्तता समाप्त कर दी जाती है, मतलब वनों को लेकर राज्य की जो स्वतंत्रता थी, राज्य का जो अधिकार था, वो समाप्त कर दिया गया। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि वन समवर्ती सूची का विषय है, जिसके ऊपर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और भारत सरकार भी कानून बना सकती है। अभी समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन पहले वन राज्य सूची का विषय हुआ करता था, जिसके ऊपर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। पहले जो वनों का मामला था ना, वो केवल राज्य सरकार के पास में था, राज्य सरकार ही वनों को लेकर कानून बना सकती है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन होता 1976 में, और इसमें वन को समवर्ती सूची में डाला जाता है। इसके ऊपर भारत सरकार भी कानून बना सकेगी और इसके ऊपर राज्य सरकार भी कानून बना सकेगी। और 1980 में भारत सरकार ने इस कानून में कहा कि राज्य सरकार को कोई भी अधिकार नहीं है कि वह वन भूमि से संबंधित कार्य करे। मतलब अगर वन भूमि से संबंधित कोई कार्य करना है तो पहले भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी। राज्यों की आजादी है वो इसमें समाप्त कर दी गई। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई जंगली इलाका है, यहाँ पर कोई अभ्यारण्य बना हुआ है, और राज्य सरकार कानून बनाती है और कहती है कि हम इतने पेड़ पौधों को काटेंगे या हम ये जो अभ्यारण्य है इस व्यक्ति के नाम करेंगे, कानून बनाकर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आपको वनों से संबंधित कोई भी काम करना है, जहां पर वन भूमि है, जहां पर पेड़ पौधे हैं, जो भूमि भारत सरकार के पास में है, अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी काम करना है तो तुम्हें भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी। ये बात कौन से अधिनियम में कही गई थी? ये बात वन संरक्षण अधिनियम 1980 में कही गई थी। और ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत राज्यों की स्वायत्तता समाप्त कर दी गई थी वनों को लेकर? तो वनों को लेकर जो राज्य की स्वतंत्रता थी, राज्यों की जो आजादी थी, वो भारत सरकार ने समाप्त कर दी। अब यानी कि तुम्हें जो भी करना है वो यानी कि भारत सरकार की अनुमति से लेने के बाद करना होगा। ठीक है, नॉर्मल सी बातें हैं। हाँ, अभी नई वन रिपोर्ट आ रही है ना भाई, अभी आ रही है। सारी की सारी बातें समझ में आ गई? क्या नहीं समझ में आया तो आराम से पूछ सकते हो भी। अब देखो, राजस्थान की जो पहली वन और पर्यावरण नीति थी ना, वो 18 फरवरी 2010 को जारी की गई थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, पता नहीं कितनी बार पूछा है कि राजस्थान की पहली वन और पर्यावरण नीति कब जारी की गई थी? 18 फरवरी 2010 को जारी की गई थी। वनों को लेकर और पर्यावरण को लेकर, दोनों को लेकर राजस्थान सरकार के द्वारा पॉलिसी जारी की गई थी। और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था। मतलब राजस्थान सरकार ने पहली बार फॉरेस्ट पॉलिसी जारी की थी वनों को लेकर और पर्यावरण को लेकर। ठीक है, पॉलिसी समझ गए? अभी मैंने बताया नीति क्या होती है, अभी मैंने बताया है। ठीक है, अभी तो समझ गए ना पॉलिसी क्या होती है।
हाँ सर समझ गए। बस नीतियां जारी की जाती हैं जिसमें सरकार के द्वारा योजना बनाई जाती है कि हम वनों को लेकर, पर्यावरण को लेकर ये बढ़िया काम करेंगे क्या। हाँ, वन व पर्यावरण नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था। दोनों को लेकर जारी की थी, वनों को लेकर भी और पर्यावरण को लेकर भी। ऐसी नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था। फिर देखो 5 जून 2023 को राजस्थान वन नीति जारी की गई। मतलब सरकार के द्वारा समय समय के ऊपर पॉलिसी जारी की जाती है। तो 5 जून 2023 को भी राजस्थान सरकार ने एक वन नीति जारी की। इसमें यह कहा गया कि अगले 20 वर्षों में वन आवरण को 20% तक बढ़ाना है। अगले 20 वर्षों में हमें क्या करना है कि जो वनों का आवरण है, जो वनों का क्षेत्रफल है, उसे हमें 20% तक बढ़ाना है। कितनी बड़ी बात है। अब ये पॉलिसी है। जैसे मान लो कि मैं बैठा बैठा कह दूं यार कह, जैसे मैंने एक पॉलिसी बना ली कभी अपने अगले 5 दिनों में यूट्यूब के ऊपर 50,000 सब्सक्राइबर है वो बढ़ाने हैं। ये मान लो एक मेरी पॉलिसी है, नॉर्मल सी बात है। अब ये पूरी हो चीनी वो आगे की बात है, लेकिन ये मेरी क्या होगी, पॉलिसी होगी, ये मेरी नीति होगी। क्या इसी प्रकार से सरकार के द्वारा नीतियां जारी की जाती हैं। तो मैं जैसे मान लो आज घोषणा करूंगा तो तुम कह दोगे हाँ यार सर ने उस दिन क्या की थी, पॉलिसी जारी की थी, नीति जारी की थी। तो इसी प्रकार से 5 जून 2023 को राजस्थान सरकार के द्वारा वन नीति जारी की जाती है, जिसमें यह कहा गया कि हम अगले 20 साल के अंदर तो वन आवरण उसको 20% तक बढ़ाएंगे। क्या अब ये पूरी हो चीनी इस दिशा में काम किया जाएगा। तो ये होती हैं पॉलिसियां, ठीक है, तो सरकार के द्वारा समय समय के ऊपर जारी की जाती हैं। हाँ, अरे यार तुम कॉपी पेस्ट मत करो रे, कमेंट है ना। ठीक है, आ जाओ आगे, चलो आगे। ओके, तो राजस्थान सरकार ने 2010 में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया था। मतलब राजस्थान सरकार के द्वारा जैव विविधता को लेकर नियम बनाए गए थे और राजस्थान सरकार के द्वारा जैव विविधता बोर्ड की स्थापना भी की जाती है। सर इसका क्या मतलब है, ये बताओ। क्या देखो, राजस्थान सरकार ने 2010 में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया और राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। ये जयपुर के अंदर है। सबसे पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जैव विविधता होती क्या है। जैव विविधता के अंदर पूरा पर्यावरण आता है। इसमें मनुष्य भी होता है, पक्षी भी होता है, जीव जंतु भी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सारे के सारे शामिल होते हैं। ये होता है, अब जैसे मान लो का पूरी की पूरी जैव विविधता, इसकी फोटो आपके सामने किताब में भी दे रखी है। इसमें सारे आगे जितने भी आपको जीव जंतु दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, घास फूस दिख रहा है, मनुष्य दिख रहा है, ये जो सारा का सारा पर्यावरण है ना, वो आता है जैव विविधता में। इसको लेकर सरकार के द्वारा 2010 में नियम बनाए गए थे कि हमें किस प्रकार से पर्यावरण का संरक्षण करना है, मनुष्य किस प्रकार से पर्यावरण के ऊपर निर्भर है। ये सारी की सारी बातें की गई थी। 74-75 पेज की पीडीएफ है जो गूगल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। अगर तुम्हें देखने है ना सर 2010 में राजस्थान सरकार ने कौन से नियम बनाए थे, अगर तुम्हें देखने हैं तो आप गूगल के ऊपर जाना, वहां पर जाकर देख लेना कि जैव विविधता को लेकर कौन कौन से नियम हैं। बस यही है। और आपने को रट्टा नहीं मारना कि जैव विविधता को लेकर कौन कौन से नियम थे। नॉर्मल सी बातें की गई थी कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें किस दिशा में कदम उठाने चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए, मनुष्य वो पूरा का पूरा पर्यावरण के ऊपर निर्भर है तो मनुष्य को पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। ऐसे 74-75 पेज की पीडीएफ है। ओके, अपने को इतना ध्यान रखना है कि राजस्थान सरकार ने 2010 में जैव विविधता को लेकर नियम बनाए थे और 2010 में राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। रख लोगे थोड़ी सी बात ध्यान में। ओके सर, आ जाओ आगे। राजस्थान के 33,014 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है। राजस्थान का जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है ना, उसके ऊपर यानी कि 33,014 वर्ग किलोमीटर के ऊपर वन है। मतलब अगर टोटल निकालोगे तो 9.64% भाग के ऊपर है। ये नया आंकड़ा है, थोड़ा सा आप इसको अपडेट कर लेना। ओके, ये अपनी किताब में 7 के अंदर अपडेट कर लेना कि राजस्थान के 33,014 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल के ऊपर क्या है, वन है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पहले यानी कि अगर पिछली वन रिपोर्ट की बात करूं तब यानी कि 9.60% भाग के ऊपर था और अब की बार 9.64% भाग के ऊपर वन है। मतलब थोड़ा सा तो बड़े हैं, 0.4% बड़े हैं, लेकिन बड़े तो हैं। तो तुम ये कोशिश करना कि और भी पेड़ पौधे लगाना ताकि हमारा पर्यावरण वो हरा भरा हो जाए। अभी 9.60 थे, थोड़ा सा हमने उछाल मारा है, 2 साल में 9.64 के ऊपर आ गए। तो और कोशिश करो थोड़ा, यानी कि 33% तक लेके जाना है अपने को वनों को लेकर। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, राज्य व्यवस्था भी काम चल रहा है, केवल एक टॉपिक और बचा है।
तो ये आपको अपडेट करना नया आंकड़ा है वन रिपोर्ट के हिसाब से। तो राजस्थान के 33,014 वर्ग किलोमीटर के ऊपर वन फैले हुए हैं। अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो 9.64% बाग के ऊपर वन आ जाएंगे। निकाल के देख लेना, टोटल क्षेत्रफल इतना है और इतने बाग के ऊपर वन है, परसेंटेज निकालोगे तो 9.64% बाग के ऊपर आएंगे। अब देखो, प्रशासनिक दृष्टि से हमने वनों को 3 भागों के अंदर बांटा है, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। हालांकि इसमें ये 2 बातें तो नहीं पूछेगा आपसे, केवल ये आंकड़ा पूछा जाएगा जो मैंने लेटेस्ट है वो अपडेट कर दिया है। कभी आरक्षित वन राजस्थान में कितने परसेंट भाग के ऊपर हैं और ये सर्वाधिक कौन कौन से जिलों में फैले हुए हैं, केवल 2 ही बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। ये जो 2 बातें लिखी हैं केवल आपके समझने के लिए हैं। सबसे पहले यानी कि हमने प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांट दिया प्रशासन की दृष्टि से। तो पहला प्रकार हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है आरक्षित वन, मतलब ये स्थान आरक्षित है। जैसे आप कभी ट्रेन की यात्रा करते हो तो यार ये जो सीट है ना रिजर्व है, मतलब रिजर्व है, आरक्षित है। तो बस वही बात होगी। अंग्रेजी में बात करें तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट, मतलब आरक्षित वन 36.95% भाग के ऊपर आरक्षित वन है। आरक्षित है मतलब सरकार के पूरी तरीके से नियंत्रण में है। जैसे आप अगर ट्रेन में कोई सीट आरक्षित कराते हो, रिजर्व कराते हो, तो वह सीट आपके नियंत्रण में होगी, मतलब उस सीट के ऊपर केवल आप यात्रा कर सकोगे। तो उसी प्रकार से सरकार ने आरक्षित वन कर रखे हैं, तो पूरी तरीके से सरकारी नियंत्रण में होते हैं। तो 36.95% है। जैसे मान लो का टोटल 100% करना है तो इसमें 36.95% जो वन है वो कौन से वन है, आरक्षित वन है, पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में है। यहां पर आप ना तो लकड़ी काट सकते हो, ना ही आप पशु चरा सकते हो। सर्वाधिक कहां पर है सर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर में है। जैसे मान लो कोई अभ्यारण्य का क्षेत्र है, कोई भी अभ्यारण्य, रणथंबोर ले लो, रणथंबोर जो अभ्यारण्य है उसके अंदर जो वन है ना वो आरक्षित वन है। वहां पर आप जाकर लकड़ी नहीं काट सकते, पशुओं को नहीं चरा सकते। जैसे कोई अभ्यारण्य की भूमि होती है वो पूरी की पूरी सरकार के नियंत्रण में होती है। तो ऐसे वनों को हम क्या कहते हैं, आरक्षित वन कहते हैं। दूसरा जो प्रकार आता है उसका नाम रक्षित वन, सुरक्षित वन या फिर प्रोटेस्ट वन, जो 56.43% भाग के ऊपर फैले हुए हैं। रक्षित वन भी नाम आ जाता है, इनका नाम सुरक्षित वन भी आ जाता है, और कभी कभी इनका नाम है सुरक्षित वन भी आ जाता है। ओके, सुरक्षित कभी कभी दे देते हैं, बाकी इतना मत करना क्या रक्षित है, सुरक्षित है, संरक्षित है। एक प्रकार से प्रोटेस्ट वन यानी कि 56.43% भाग के ऊपर फैले हुए हैं। यहां पर लकड़ी काटना और पशु चराना अनुमति लेकर आप ये काम कर सकते हो। मतलब जैसे मान लो आपको कोई लकड़ी काटनी है तो सरकार से अनुमति लो, अगर सरकार अनुमति दे देती है तो आप यहाँ पर लकड़ी काट सकते हो। अगर आपको पशु चराना है तो सरकार से अनुमति ले लो। सर्वाधिक क्षेत्र में यही वन फैले हुए हैं। सर्वाधिक कहां पर है, बारां, करौली और उदयपुर में है। ठीक है, ये बात पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो लकड़ी काटने और पशु चराने के लिए अनुमति लेनी होती है, सर्वाधिक क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। सर्वाधिक कहां पर है, बारां, करौली, उदयपुर में है। जैसे मान लो, और उन वनों के लिए अनुमति दी जाती है, जैसे मान लो कोई पेड़ है वो टूट गया है, तब आप सरकार से अनुमति ले लो कि देखो ये जो पेड़ है वो मेरे काम आ जाएगा, मैं इस घास फूस के अंदर मेरा है वो पशु चरा लूंगा। क्या अगर सरकार अनुमति दे देती है तब आप यहाँ पर लकड़ी काट सकते हो, पशुओं को चरा सकते हो, लेकिन आपको सरकार के द्वारा अनुमति लेनी होगी। तो ये कितने भाग पर है, 56.43% भाग के ऊपर फैले हुए हैं। और देख लो सर्वाधिक यही है। पिछला अभी जो हमने आंकड़ा देखा था वो कितना था, 36.95 था। अभी जो हम देख रहे हैं रक्षित वन का आंकड़ा 56.43 है, और अगला जो आंकड़ा देखेंगे अवर्गीकृत वन का वो है 6.62। मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा वन कौन से हैं सर, सर्वाधिक वन है वो रक्षित वन या सुरक्षित वन है, सबसे ज्यादा आंकड़ा इसी का है। तो सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं, सर्वाधिक बारां, करौली, उदयपुर में। अगला अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन है वो 6.62% भाग के ऊपर फैले हुए हैं। ये थोड़ा सा नया आंकड़ा है जो अपने को क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है, हाँ हेलो चाहती तो बार बार में कॉपी पेस्ट मत कर, मैं सच में तेरे को ब्लॉक करूंगा तो डेली ना कोई नई कमेंट लेके आता है तो, और तो फिर कॉपी पेस्ट भी करता है, रुकता भी नहीं है। हाँ 18वीं रिपोर्ट क्या आ गई, हाँ बिल्कुल सही है यश चौधरी। हाँ चलो आगे, अवर्गीकृत वन, लकड़ी काटना, पशु चराने इसके ऊपर है प्रतिबंध नहीं होता है। अवर्गीकृत वन मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। फोटो में तो सर कहीं पर वन दिखाई नहीं दे रहे, तो बस
वन दिखाई देंगे तो फिर क्या ही है। तो इसी प्रकार से मतलब एकदम सूखा इलाका होता है जहां पर आप लकड़ी वकड़ी काट सकते हो, पशु चरा सकते हो, छोटी मोटी घास फूस होती है, वो काम आप कर सकते हो। तो सर्वाधिक कहां पर है? बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर के अंदर है। ओके, कितने भाग पर है? 6 पॉइंट है, 62% भाग के ऊपर है। तो ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा आंकड़ा अपडेट करना है। यहाँ पर आप बिल्कुल खुला काम कर सकते हो, यहाँ पर आप लकड़ी भी काट सकते हो, पशु भी चरा सकते हो, आपके कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इस प्रकार से आपको दौरे देखने को मिल जाएंगे जहां पर थोड़े मोटे पेड़ पौधे होते हैं, छोटी मोटी घास फूस होती है, जहां पर आप पशु चरा सकते हो, वहां पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। अगर आपको क्षेत्र देखना है तो बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर की तरफ चले जाना। अब आपको पता है कि जैसलमेर में, बीकानेर में कितनी वनस्पति है क्या, तो वहां पर जो वन फैले हुए हैं वो क्या है? अवर्गीकृत वन है। आ जाओ भी, चलो आगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से बार बार में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये है कि राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से कौन सा है? हाँ, लाइब्रेरी वालों के लिए, अरे भाई लाइब्रेरी वाले पढ़ लो भाई रे, टॉपिक को बढ़िया विस्तार से पढ़ लो, एग्जाम में क्वेश्चन देख लो, और क्या है। हाँ, चलो ठीक है। तो राजस्थान वन प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार राजस्थान में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं वो कौन से हैं, प्रतिशत के हिसाब से कौन से हैं, ये अपने को आंकड़ा याद करना पड़ेगा। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो यहीं से पूछा जाता है। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, आरपीसी ने लिया था, वो भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसके अंदर क्या है, पुरानी रिपोर्ट पूछी गई थी 2021 वाली। ठीक है, फिर भी अपने को नहीं पढ़नी है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं उदयपुर। सबसे ज्यादा जो वन है वो उदयपुर के अंदर है। इसके बाद में 12, फिर करौली, फिर चित्तौड़गढ़, फिर अलवर, फिर प्रतापगढ़। ये जिले आपको याद रखने पड़ेंगे और आपको क्रम भी ध्यान रखना पड़ेगा। 4-5 जिले आपके याद होने चाहिए। क्या राजस्थान पुलिस की एग्जाम है, बुलेटिन में टाइम लग रहा है भैया ना, चीजों में टाइम लगता है, बढ़िया किताब में। ओके, तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले बताओ फटाफट है। सबसे ज्यादा वन कहां पर? उदयपुर में है, 12 में है, करौली में, चित्तौड़गढ़, अलवर, प्रतापगढ़ में। ज्यादा इनकी ट्रिक मत निकालना, नॉर्मल याद करोगे। उदयपुर 12, करौली, चित्तौड़गढ़, अलवर, प्रतापगढ़ है। और वन प्रतिशत की बात करें ना, अगर प्रतिशत के मामले में प्रतापगढ़ है वो नंबर 1 है। ठीक है, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले वो प्रतापगढ़ है, फिर आपका उदयपुर है। ये थोड़े से परसेंटेज याद कर लेना, हालांकि पूछता तो नहीं है कभी एग्जामिनर, लेकिन फिर भी 1-2 जिलों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्योंकि देखो उदयपुर का है ना, उदयपुर का क्षेत्रफल ज्यादा है और अपने प्रतापगढ़ का कम है। जब क्षेत्रफल के हिसाब से परसेंटेज निकाला जाता है ना, तो उसके मामले में सर्वाधिक 1% अपने प्रतापगढ़ में आ जाता है और उदयपुर है वो 2 नंबर पर चला जाता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा नया आंकड़ा क्या करना है, अपडेट करना है। 37.46% और 35.49% है। ओके, ठीक है। न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें तो भाई साहब चूरू जिंदाबाद है। न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें तो चूरू, हनुमानगढ़, नागौर जिले जिंदाबाद है। अब देख लो, हमारे भयंकर गर्मी पड़ती है चूरू में, 50 डिग्री 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वनस्पति नहीं है, न्यूनतम वन क्षेत्र है। ये मैंने थोड़ा सा क्या है किताब में इस प्रकार सा डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर तो क्या है, सूखे सूखे मैंने पेड़ खड़े कर दिए और ये मैंने लिख दिया कि न्यूनतम वन क्षेत्र है। यहाँ पर न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है और इधर देखो मैंने हरे भरे पेड़ पौधे खड़े कर दिए। मतलब ये जो आपका दक्षिणी राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है और इधर आपका न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझाया है। तो न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू, हनुमानगढ़, नागौर में। और जब प्रतिशत की बात आ जाए तो प्रतिशत के अंदर भी चूरू क्या है, न्यूनतम में नंबर 1 है, क्योंकि भाई साहब चूरू का क्षेत्रफल भी ज्यादा है। इसके बाद में जोधपुर आ जाता है, इसके बाद में नागौर आ जाता है। ये केवल सीधे सीधे आंकड़े जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। क्या रेट के लिए ब्रह्मास्त्र काफी है, तूने पढ़ दी क्या? ये बता, याद कर ली क्या? अरे तेरे से इतनी याद नहीं होगी भाई, मैं कहता हूँ ये तो पढ़ दो तुम। है, अरे पढ़ना नहीं रे, उसको रिवीजन करना, उसको कंठस्थ याद करना है, तब बताना मेरे को। ओके, हाँ बताओ। हाँ, कल से मिल जाएगी कमलेश। टेस्ट सीरीज क्या मॉडल पेपर आ जाएंगे? ठीक है, नॉर्मल से आंकड़े, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको सीधा सीधा याद करना पड़ेगा कि सर्वाधिक वन कहां पर पाए जाते हैं, परसेंटेज के मामले में कहां पर है।
न्यूनतम है वो चूरू हनुमानगढ़ नागौर में है, और परसेंटेज के मामले में चूरू जोधपुर नागौर है। ठीक है, चूरू वैसे भी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 की, ISFR मतलब इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की। ये जो वन रिपोर्ट है प्रत्येक 2 साल के बाद में जारी की जाती है। 2025 में, हालांकि ये जो रिपोर्ट है वो 2023 की है, क्योंकि हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। ओके, तो 2021 के अंदर आई थी, इसके बाद में ये जो वन रिपोर्ट आई है ये 2023 के अंदर आई है। प्रत्येक 2 साल के बाद में यह वन रिपोर्ट जारी की जाती है। जारी कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसका मुख्यालय कहां पर है? देहरादून के अंदर है। ये अगर आप कभी मुख्यालय देखने जाओगे, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कहां पर है? देहरादून के अंदर है। ठीक है, तो ये भारतीय वन सर्वेक्षण है जिसका मुख्यालय देहरादून के अंदर है। इसके द्वारा प्रत्येक 2 साल में वन की रिपोर्ट तैयार की जाती है। और ये जो वन रिपोर्ट आई है, ये कौन सी वन रिपोर्ट है? 18वीं रिपोर्ट है भैया। ठीक है, इसके अंदर अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके सर, फिर इसी के अंदर देखो, अभिलेखित वन क्षेत्र मतलब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है वो इसमें 15वां आता है। ये सर अभिलेखित वन क्षेत्र क्या है? मतलब सरकारी अभिलेख के अंदर वन के रूप में कोई भौगोलिक क्षेत्र होता है, चाहे उसके ऊपर वन हो या ना हो। मतलब सरकारी आंकड़े के अंदर, जैसे मान लो कि ये कोई भी क्षेत्र है, और ये क्या हो गया? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हो गया। सरकार ने कह दिया कि ये जो क्षेत्र है ना, ये अभिलेखित वन क्षेत्र है, मतलब हमारी दृष्टि में यह क्षेत्र रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। अब इसके अंदर वन हो या ना हो वो अलग बात है। तो इस प्रकार से अभिलेखित वन क्षेत्र के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा नंबर आता है? 15वां स्थान आता है। ठीक है, कुछ यानी का जो क्षेत्र होता है वो सरकार के द्वारा अभिलेखित किया जाता है वन के रूप में, कि भाई यहां पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। अब वहां पर वन हो या ना हो वो अलग बात है। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने इस क्षेत्र को रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कर दिया, मतलब अभिलेख वन क्षेत्र कर दिया। और इसके मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा आता है? 15वां आता है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और ये बात आपको वन रिपोर्ट के हिसाब से किताब में भी ऐड करनी है। कर लोगे ना? ठीक है सर, कर लेंगे। अब मैं आपको 2 चीज बताऊंगा जो आपको बढ़िया तरीके से समझनी है। एक बार कॉपी पेस्ट वाले रुक जाओ। ठीक है, अब यानी कि थोड़ा सा अपने इधर ध्यान देते हैं। एक तो चीज बताऊंगा मैं आपको, वनावरण क्या होता है। एक तो बात करेंगे अपन वनावरण की, और एक बात करेंगे वृक्षावरण की। दोनों चीजें आपको समझनी है। एक तो क्षेत्र होता है ट्री कवर, और एक होता है फॉरेस्ट कवर, मतलब वनों से ढका क्षेत्र। फोटो देखो सबसे पहले आराम से, आपको फोटो दिखाई दे रही है, आपको लगेगा वाह यार कितना हरा भरा इलाका, इसमें हो सकता है बहुत सारे वन हो क्या। हमें यानी कि ऊपर से देखने से लग रहा है कि खूब सारे वन है, वनों से ढका हुआ क्षेत्र है। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे वनावरण, मतलब वनों से ढका क्षेत्र। ये हो गया फॉरेस्ट कवर। जैसे ही आप यानी कि नीचे जाते हो, इन वनों के बीच में जाते हो, तब आप देखोगे यार ज्यादा वन तो नहीं थे रे, 10-15 ही थे, ऊपर से ज्यादा दिखाई दे रहे थे। इसे हम कहते हैं वर्षावरण, मतलब ट्री कवर। ठीक है, थोड़ा सा केवल समझाने के लिए अगर मैं साइंस की परिभाषा की बात करूं, भौगोलिक परिभाषा की बात करूं, तो उसका मतलब होता है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र में, मतलब 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 10% से ज्यादा वन हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वनावरण कहते हैं। नहीं समझ में आएगा सर, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल और उसमें 10% से ज्यादा वन, उसे हम क्या कहते हैं? वनावरण कहते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना, वनों से ढका क्षेत्र वनावरण है। ठीक है, पेड़ों से ढका क्षेत्र एक प्रकार से वृक्षावरण है। ठीक है, कैसे करके आपको याद रखना है, रख लोगे ध्यान में? ठीक है सर, वनावरण और वृक्षावरण मतलब फॉरेस्ट कवर एरिया। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? फॉरेस्ट कवर एरिया, मतलब ऊपर से अपने को खूब सारे वन दिखाई दे रहे हैं। बस यही है। तो राजस्थान में कुल यानी कि 16,548.96 वर्ग किलोमीटर है वनावरण का क्षेत्र, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.84% भाग है। मतलब पूरे राजस्थान में केवल 4.84% भाग पर ही हमें इस प्रकार का क्षेत्रफल है वो देखने को मिलता है, इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा सा अपना नया आंकड़ा है। ओके, रख लोगे ध्यान में, 16,548.96। ठीक है, तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 4.84% है। ये थोड़ा सा नया आंकड़ा, इसको आप अपडेट कर लेना। हाँ, और वर्ष 2021 की तुलना में राजस्थान के वनावरण में कमी हुई है। पहले जो वन रिपोर्ट थी ना उसके अंदर तो वृद्धि हुई थी, और अब की बार क्या हुई? अब की बार की वन रिपोर्ट में कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है अभी
पिछली बार तो वनावरण के अंदर वृद्धि हुई थी इस प्रकार के क्षेत्रफल में, इस प्रकार के वनों में, लेकिन अब की बार वन रिपोर्ट के अंदर क्या हुई है, कमी हुई है। कितनी कमी हुई है, 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। बस ये अपने को थोड़ा सा आंकड़ा ध्यान रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, वनावरण का क्षेत्रफल कितना है सर, 4.84% भाग पर फैले हुए किलोमीटर में पूछे तो 16,548.96 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2021 की तुलना में राजस्थान के अंदर कमी हुई है वनावरण के मामले में, कितनी कमी हुई है, 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। ये अपने को सीधा सीधा ध्यान रखना पड़ेगा। हो गया बस। वृक्षावरण मतलब ट्री कवर एरिया, जहां पर यानी कि ये जो पेड़ हैं वो यानी कि उस क्षेत्र को कवर कर रहे हैं। तो राजस्थान में जो कुल वृक्षावरण है वो 108.41 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.16% है। इस प्रकार के वन राजस्थान के 3.16% भाग पर फैले हुए हैं। राजस्थान का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण तथा वृक्षावरण है वो 0.037 हेक्टेयर आता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये बात भी अगर किताब में नहीं है तो आप इसको क्या करोगे, अपडेट करोगे। ये बात भी वनावरण के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। राजस्थान में अगर कुल वर्षावरण की बात करें और वनावरण की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति के कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन आते हैं, 0.037 हेक्टेयर। देख लो, 1% भी नहीं है। ओके, तो ये यानी कि 0.037 हेक्टेयर प्रत्येक व्यक्ति की बात करा जनसंख्या के हिसाब से, तो ये भी थोड़ा सा बढ़िया है। हाँ, क्या है इतना, अरे क्यों नहीं आएगी, पलिटाने वाली है 1 महीना। युवराज गुर्जर, बस और काम ही नहीं है तेरे को, युवराज को ब्लॉक करो, अभी कर देता हूँ ब्लॉक। ठीक है, इतना टाइम कैसे मिल जाता है तुम्हें, हैं? इतने कॉपी, अरे क्लास में किसी का ध्यान नहीं है। ओके, ठीक है, अब ठीक है, बार बार में कॉपी पेस्ट मत क्या करो, तुम्हें तो कुछ नहीं है, पूरा का पूरा ध्यान भटकता है। तुम्हें तो पढ़ना नहीं है, कोई 5-7 बच्चे पढ़ते हैं, उनको तो पढ़ लेने दिया करो रहा है। हाँ, चले, ओके सर। तो वर्षावन मतलब ट्री कवर, नॉर्मल सा आंकड़ा है, समझ जाओगे। सीधा का सीधा अपने को याद करना है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अभी। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, ये बात लिख लेना अभी, अभी बता रहा हूं मैं। ठीक है, ओके। तो राजस्थान का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण तथा वृक्षावरण कितना, 0.037 हेक्टेयर है भाई, बहुत कम है। चलो भी आगे, हो गया बस, और क्या है, बातें कंप्लीट होने जा रही हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण वाले कौन से जिले हैं, और राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण के परसेंट के हिसाब से कौन से जिले आते हैं, ये भी केवल आंकड़ा है। मैंने शुरुआत में बताया, इसमें केवल अपने को आंकड़े ध्यान रखने हैं। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन से हैं, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं, केवल अपने को नाम ध्यान रखने हैं। तो सर्वाधिक वनावरण जिले उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ओके, ध्यान रख लोगे, सिंपल सी है कि सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन से, उदयपुर है, अलवर है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, बारां है। और अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछ ले तो उदयपुर नंबर 1 ही है, प्रतापगढ़ 2 नंबर पे, उसके बाद में शुरू ही आ जाता है। यह परसेंटेज के हिसाब से है। ओके सर, न्यूनतम वनावरण की बात करें तो चूरू हनुमानगढ़ जिंदाबाद है, देखने की जरूरत ही नहीं है। और परसेंटेज की बात करें तो भी चूरू जिंदाबाद है, क्योंकि चूरू का क्षेत्रफल ज्यादा है। तो कितना है सर, 0.45, उसके बाद में जोधपुर 0.49% भाग पर है। रख लोगे ध्यान में, ओके सर, रख लेंगे। ठीक है, नॉर्मल सी बातें हैं। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई है, सीकर, बाड़मेर, अलवर के अंदर वनावरण के मामले में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। और कमी कहां पर हुई है, बारां, प्रतापगढ़, अजमेर के अंदर वनावरण में कमी हुई है। हाँ, किसमें हिंदी ऐड करवा दूं, कोर्स के अंदर कौन सा कोर्स ले रखा है तूने। अब तू कह देगा सर मैंने पुलिस का कोर्स ले रखा है, उसमें हिंदी ऐड करवा दो, तो वो कैसे हो जाएगा ये बता। फिर सारे टाबर गालियां निकालेंगे, अच्छा तुम्हें पता ही नहीं है कि पुलिस में हिंदी नहीं आती क्या, फिर भी तुमने कोर्स में हिंदी ऐड कर दी क्या। ओके, एक गलती से क्लास अपलोड हो गई थी इंग्लिश की, तो इतने सारे फोन आने लगे, तुम्हें पता ही नहीं है कि इंग्लिश है ही नहीं सिलेबस में। राजगढ़ से राम राम भाई, हाँ ठीक है, नॉर्मल सी बातें रख लोगे ध्यान में। न्यूनतम वनावरण चूरू हनुमानगढ़ है, न्यूनतम वनावरण परसेंट के हिसाब से बात करें तो भी चूरू, और 2 नंबर पे जोधपुर में आता है। सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई है, नई रिपोर्ट के हिसाब से तो वो सीकर, बाड़मेर, अलवर में हुई है। और कमी पूछ ले तो 12 प्रतापगढ़, अजमेर के अंदर क्या हुई है, कमी हुई है वनावरण के अंदर।
अब एक पॉइंट आता है अपने कार्बन स्टॉक। सर ये कार्बन स्टॉक क्या होता है? घने वनों का जो क्षेत्र होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? कार्बन स्टॉक कहते हैं। जैसे देखो इस प्रकार से ये जो आपको घने वनों का क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, इसे हम कहते हैं कार्बन स्टॉक। और ये बात मैंने लिख भी रखी है कि राजस्थान में कार्बन स्टॉक मतलब घने वनों का क्षेत्र 110.77 मिलियन है। तो देश का 1.54% ही है। मतलब पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो पूरे देश में केवल राजस्थान में 1.54% भाग पर ही इस प्रकार से घने वनों का क्षेत्र है, ज्यादा नहीं है। तो ये जो इस प्रकार से खूब सारे आपको वन दिखाई दे रहे हैं, खूब सारे घने वन दिख रहे हैं ना, इसे हम कार्बन स्टॉक कहते हैं। और राजस्थान में केवल 1.54% भाग पर ही है पूरे देश का, मतलब 110.77 मिलियन है। राजस्थान में अत्यधिक सघन वन कहां पर है? अलवर के अंदर है। और राजस्थान में सर्वाधिक खुले वन कहां पर है? उदयपुर में है। मतलब राजस्थान में खूब सारे सघन वन, गहरे गहरे वन कहां पर? अलवर में दिखाई देंगे। और उदयपुर में आपको सबसे ज्यादा खुले खुले वन दिखाई देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा भी ध्यान रखना। अब यानी कि चैंपियन एंड सेठ वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। सर ये क्या मामला है? चैंपियन एंड सेठ। देखो चैंपियन का पूरा नाम है हैरी चैंपियन। इसने 1936 में भारत की वनस्पति का वर्गीकरण कर दिया। और इसके बाद में 1968 में एस के सेठ ने इस वर्गीकरण को, इस रिपोर्ट को जारी कर दिया। तो इनका पूरा नाम आता है चैंपियन एंड सेठ। ठीक है, वे मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि वनों का वर्गीकरण किया था। तो हैरी चैंपियन ने 1936 में भारत की वनस्पति का वर्गीकरण किया था। एस के सेठ ने इसकी रिपोर्ट है वो जारी कर दी 1968 में। इसमें क्या क्या? राजस्थान के वनों को 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, दोनों अपने को नाम ध्यान रखने, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। इन्हीं वनों को आगे 20 भागों में बांट दिया, जिसमें उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन है वो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है, बाकी 20 प्रकार हमें नहीं पढ़ना है। अभी केवल इतना ही आपको ध्यान रखना कि हाँ भाई चैंपियन एंड सेठ कोई 2 व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया कि वनों का वर्गीकरण किया। इसमें राजस्थान में 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक का नाम है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और दूसरे का नाम है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। मतलब शुष्क क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं और यहाँ पर कांटेदार वन पाए जाते हैं। तो 2 प्रकार के वन है। इन्हीं 2 प्रकार के वनों को आगे 20 भागों में बांट दिया गया। इन्हीं 2 प्रकार के वनों को 20 भागों में बांटा। ठीक है, बहुत बड़ा वर्गीकरण किया था। ये 20 प्रकार के वन कौन से थे हमें ध्यान नहीं रखना है। तो 20 भागों में बांटा है, जिसमें उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। केवल थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वनस्पति का इन्होंने वर्गीकरण किया था, 1-2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था। तो केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो अगली क्लास में हम वनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो ये तो हमने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। ये शुरुआत में आपकी जो नई रिपोर्ट थी इसको बढ़िया तरीके से आज याद कर लो साथ साथ में। और ज्यादा क्लास नहीं होंगे, 2-3 क्लासों में कर देंगे अपन। ये देखो, तो आज की क्लास है ना, इसके अंदर अपने को आंकड़े ध्यान रखने, सर्वाधिक वन कहां पर पाए जाते हैं, सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन से हैं, परसेंटेज के मामले में कौन से हैं। ठीक है, इनकी वैसे तो ट्रिक निकालना मत, 8-10 बार पढ़ोगे तो बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। क्या ये देखो रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट है, जिसमें अपने को इतने को ज्यादा समझाने वाला था नहीं। जो चीजें समझाने वाली थी वो मैंने साथ साथ में समझा दी। बाकी एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, सर्वाधिक वनावरण वाले कौन से जिले हैं, परसेंटेज के मामले में कौन से। अभी फर्स्ट ग्रेड में भी सिंपल सा यही क्वेश्चन आया था। ओके ओके, बुक में ना है सर जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1-2 बातें जो नहीं वो मैंने बता दिया, इसको साथ साथ में आपको अपडेट कर लेना है। जैसे मैं बता दूं, एक तो मैंने ये बात लिखाई थी आपको, इसको आपको अपडेट करना है। ठीक है, राजस्थान का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण तथा वर्षावरण कितना 0.037 हेक्टेयर है। ये बात अच्छी है, आपको ऐड करनी है। और जो भी मैं पीडीएफ है वो अवेलेबल करवा दूंगा, साथ साथ में देख लेना और नया नया आंकड़ा आपको अपडेट करना है। ओके, तो वनावरण की क्या है, नई रिपोर्ट आई है अपने फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके हिसाब से अपने को ये देखना है। ठीक है, IFSR 2023 से इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट। ओके ठीक है सर, कर लोगे साथ साथ में आप। और कल अपन है वो वनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, तब तक इसको बढ़िया तरीके से याद करना भाई। और ये तुम्हारे 4th ग्रेड के अंदर है भाई ये टॉपिक। ओके, हाँ पॉलिटिकल की 2 क्लास उसी का कंटेंट तैयार कर रहा था मैं। चलो मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।